नमस्कार। आज हम भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की आत्मा में उतरेंगे, लेकिन किसी भारी भरकम इतिहास की किताब से नहीं, नहीं, बल्कि उन शब्दों से जिन्होंने उस आंदोलन को गढ़ा था। और हमारा जरिया होगी एक पुरानी, हाथ से लिखी हुई नोटबुक, जिसमें आजादी के सबसे शक्तिशाली शब्द दर्ज हैं। जरा सोचिए, आपको किसी की बरसों पुरानी एक नोटबुक मिल जाए जिसके पन्ने पीले पड़ चुके हैं, लेकिन स्याही आज भी जैसे बोल रही हो। इसमें वो नारे हैं, वो लेख हैं, वो किताबें हैं जो सिर्फ शब्द नहीं थे, वो हथियार थे। तो आज हम इसी नोटबुक के पन्ने एक एक करके पलटेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस नोटबुक का पहला हिस्सा, पहला चैप्टर उन नारों के नाम है जो लाखों लोगों की आवाज बन गए, उनकी धड़कन बन गए और देखते ही देखते पूरे आंदोलन की पहचान बन गए। तो जैसे ही इस नोटबुक का पहला पन्ना खुलता है, हम शक्तिशाली नारों की दुनिया में आ जाते हैं। देखिए, सबसे पहले भगत सिंह का इंकलाब जिंदाबाद, जो क्रांति की गूंज बन गया। फिर सुभाष चंद्र बोस का दिल्ली चलो, जिसने पूरे राष्ट्र को एक लक्ष्य दिया। और महात्मा गांधी का करो या मरो, जो एक निर्णायक कार्रवाई का बिगुल था। हर नारा आप देखें आंदोलन के एक अलग दौर को दिखाता है, जैसे नेहरू का पूर्ण स्वराज का संकल्प, या फिर लाल बहादुर शास्त्री का जय जवान जय किसान, जो आजाद भारत की नींव का मंत्र बना। अरे और देखिए, यहाँ हाशिए में एक छोटा सा नोट लिखा है, भारत छोड़ो नारा, जिसे हम अक्सर गांधी जी से जोड़ते हैं, असल में समाजवादी नेता यूसुफ मेहर अली ने गढ़ा था। गांधी जी ने इसकी ताकत को पहचाना और इसे अपना लिया। ये छोटा सा नोट हमें याद दिलाता है कि इतिहास अक्सर एक सहयोग की कहानी होती है, जो कभी-कभी मुख्य कहानी में कहीं खो जाती है। चलिए अगला पन्ना पलटते हैं। यहां हमें प्रतिरोध की अलग अलग रणनीतियां दिखती हैं। सरदार पटेल का कर मत दो, ब्रिटिश आर्थिक व्यवस्था पर एक सीधी चोट थी। और तिलक का वो शक्तिशाली ऐलान, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये आत्मसम्मान की हुंकार थी। और इन्हीं के साथ वंदे मातरम और जय जगत जैसे नारे आंदोलन की अलग अलग वैचारिक धाराओं को दिखाते हैं। ये पन्ना जुनून और बलिदान की कहानियों से भरा है। रामप्रसाद बिस्मिल की ये लाइनें सरफरोशी की तमन्ना, क्रांतिकारियों का गीत बन गई। सुभाष चंद्र बोस का वो आह्वान, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये पूरी तरह से समर्पण की मांग थी। और लाला लाजपत राय के वो आखिरी शब्द, एक क्रूर लाठीचार्ज के बाद कहे गए, वो शब्द दमन के सामने अटूट संकल्प का प्रतीक बन गए। तो नारों की इस गूंज से आगे बढ़कर अब ये नोटबुक हमें विचारों के एक दूसरे मोर्चे पर ले जाती है। एक ऐसा मोर्चा जो कागज पर लड़ा गया, कलम से लड़ा गया। ये किताबों, अखबारों और पत्रिकाओं की दुनिया है जिसने आज़ादी की बौद्धिक जमीन तैयार की। लड़ाई सिर्फ सड़कों पर ही नहीं लड़ी जा रही थी, बल्कि छपे हुए पन्नों पर भी लड़ी जा रही थी। बाल गंगाधर तिलक के अखबार केसरी और द मराठा ब्रिटिश नीतियों की तीखी आलोचना करते थे और जनता की राय को एक दिशा दे रहे थे। इसी तरह अरविंद घोष के कर्मयोगी और वंदे मातरम जैसे प्रकाशनों ने क्रांतिकारी विचारों और आध्यात्मिक राष्ट्रवाद को हवा दी, जिससे स्वतंत्रता संग्राम को एक मजबूत बौद्धिक आधार मिला। अब इस पन्ने पर देखिए, यहां जिक्र है महात्मा गांधी के प्रभावशाली प्रकाशनों का। यंग इंडिया और हरिजन के जरिए उन्होंने लाखों लोगों से सीधा संवाद किया, अहिंसा और सामाजिक सुधार के अपने विचारों को समझाया। लेकिन ये परंपरा बहुत पहले शुरू हुई थी। जैसा कि राजा राम मोहन रॉय के संवाद कौमुदी जैसे सुधारवादी प्रकाशनों से पता चलता है, जिन्होंने भारतीय पत्रकारिता की नींव रखी थी। इस आंदोलन की असली बौद्धिक ताकत पता है किसमें थी? इसकी विविधता में। दादा भाई नौरोजी की पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया एक ऐसा जबरदस्त काम था जिसने आंकड़ों के साथ भारत के आर्थिक शोषण का पर्दाफाश किया। तो वहीं दूसरी ओर जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया जैसी किताबों ने भारत की समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को खंगाला, जिससे राष्ट्रीय गौरव और पहचान की भावना को बल मिला। और एक बात और, आजादी की ये पुकार सिर्फ राजनीतिक लेखों में ही नहीं थी। रविंद्रनाथ टैगोर के साहित्य जैसे गीतांजलि ने भारत की आध्यात्मिक और दार्शनिक गहराई को पूरी दुनिया के सामने रखा।
वहीं दीनबंधु मित्र के नाटक नील दर्पण जैसी शक्तिशाली सामाजिक टिप्पणियों ने नील किसानों की दुर्दशा को उजागर किया, जिससे सामाजिक अन्याय के खिलाफ जनता की राय तैयार हुई। और अब हम इस नोटबुक के आखिरी हिस्से में पहुंच गए हैं और ये हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाता है। स्वतंत्रता की लड़ाई सिर्फ राजनीतिक नहीं थी। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के लेखन ने जातिगत भेदभाव की गहरी जड़ों वाली सामाजिक बुराइयों को चुनौती दी। उनके काम ने इस विचार पर जोर दिया कि सच्ची स्वतंत्रता केवल तभी मिल सकती है जब समाज के अंदर के उत्पीड़न को भी खत्म किया जाए। इससे इस लड़ाई में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार का आयाम जुड़ गया। और देखिए, नोटबुक के बिल्कुल आखिर में एक प्रोफेसर का नोट भी है। ये इस पूरी यात्रा का सार है कि कैसे राजा राम मोहन रॉय ने विचारों की इस मशाल को सबसे पहले जलाया था। ये एक बेहतरीन नोट है जो हमें याद दिलाता है कि हर महान आंदोलन की जड़ें कितनी गहरी होती हैं। तो ये थी उस पुरानी नोटबुक की कहानी। ये शब्द चाहे नारों में गूंजे हों या किताबों में छपे हों, ये सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं है। ये उस सपने की एक जीवित विरासत है जिससे एक राष्ट्र ने जन्म लिया। और अब एक सवाल सोचने के लिए, अगर ये नोटबुक आज भी लिखी जा रही होती तो इसमें कौन सा नारा या कौन सी किताब जोड़ी जाती? कौन से शब्द हमारे आज के संघर्षों, हमारी उम्मीदों और हमारी आकांक्षाओं को दर्शाते हैं? क्योंकि देखिए, इतिहास तो लिखा जा रहा है और शब्द आज भी उसे गढ़ रहे हैं। इस पर सोच